हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मॉडर्न इंडिया की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम देखेंगे कि आगे की कहानी क्या थी, अर्थात बंगाल के नवाब के आगे की कहानी, यानी कि प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि और प्लासी का युद्ध हुआ क्यों, इसके संदर्भ में हम काफ़ी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी इतिहास वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम है मॉडर्न इंडिया का। इसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है और क्या क्या कंप्लीट करने को रह गया है। हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में भारत में यूरोप का प्रवेश कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उन्होंने कैसे अपनी प्रारंभिक बस्तियों को बसाया, कैसे पुर्तगालियों और डचों के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई, कैसे अंग्रेजी कंपनी ने अपनी प्रभुता स्थापित की और अंग्रेजियों की प्रभुता को चुनौती देने के लिए फ्रांसीसियों ने किस तरीके की नीति अपनाई, वो किस तरीके से पराजित हुए, उनके कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। साथ ही हमने बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे कैसे बढ़ा, कैसे उसने बंगाल के नवाबों के मध्य संघर्ष करके अपनी प्रभुता को साकार रूप देने का प्रयत्न किया, लेकिन उसी प्रभुता को पूरी तरीके से सफल बनाने में जो उनका प्रथम प्रयोग था वो था प्लासी का युद्ध। अर्थात हमने अपने 6 पार्ट तक की कहानी को डिस्कस कर लिया है। अब हम आज देखेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, इसके महत्व के बारे में, और जब हम समझ जाएंगे कि आखिरकार प्लासी का युद्ध हुआ क्यों, इसका महत्व क्या था, उसके बाद अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि आखिरकार मीर जाफ़र और मीर कासिम की क्या स्थिति रही, उन्होंने किस तरीके से बक्सर के युद्ध को प्रमोट किया और बक्सर के युद्ध के परिणाम ने किस तरीके से मैसूर, मराठा और पंजाब रियासत जीतने में उनकी मदद की। क्लियर। हम अभी देखेंगे केवल प्लासी के युद्ध तक की कहानी। अपने अगले पार्ट में देखेंगे बक्सर के युद्ध की कहानी, और उसके बाद के 2 पार्ट्स में हम प्लासी और बक्सर के युद्धों से संबंधित जितने भी बैक ईयर में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो आप पूरी बात समझ गए। तो आज हम पहले शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध की कहानी। प्लासी के युद्ध की कहानी को समझने से पहले आप कल की कहानी को समझें, अर्थात आप अपने प्रीवियस पार्ट की कहानी को समझें, जहां पर हमने आपको सिर्फ छोड़ दिया था कि किस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए कंपनी की कलकत्ता वाली बस्ती को खाली कराकर वहां पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद वहां से इन सभी अंग्रेजों को भगाकर इनको फुल्टा द्वीप पर निर्वासित कर दिया, और उस समय के कलकत्ता को मानिक चंद्र नाम के अपने एक बैंकर्स को अधिकार में दे दिया कि आप इस पर नवाब की प्रभुसत्ता को कायम रखना। हम वापस जा रहे हैं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। यहाँ तक की कहानी आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ ली थी। अब बात आती है कि जब कंपनी को कलकत्ता से बाहर भगा दिया गया तो क्या कंपनी अपने इस अपमान को सह पाएगी? क्या कंपनी सिराज के इस विद्रोह का बदला लेने के लिए कोई आक्रामक नीति नहीं अपनाएगी? तो अपनाएगी, लेकिन कंपनी को ये अच्छी तरीके से पता था कि अगर हमें सिराज को पराजित करना है तो सिराज को पराजित हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सैन्य मजबूती काफ़ी ज़्यादा है, उसकी सैन्य कुशलता काफ़ी अधिक है। अतः उसे पराजित करने के लिए हमें किसी षड्यंत्र का साझीदार बनना पड़ेगा, और इस षड्यंत्र की साझेदारी को जो व्यक्ति प्रमुखता प्रदान करेगा, वास्तव में उसी के द्वारा प्लासी या उसी के द्वारा बंगाल की महत्वाकांक्षा को तृप्त किया जा सकता है। ध्यान से समझना मेरी एक एक लाइन का मतलब। मैंने क्या बोला कि इस षड्यंत्र को जो भी व्यक्ति साकार रूप प्रदान कर सकेगा, वास्तव में उसे ही प्लासी या उसे ही बंगाल विभाजन का अधिकारी बंगाल के विजय का अधिकारी माना जाएगा, या उसी की महत्वाकांक्षा को बंगाल की विजय की महत्वाकांक्षा समझा जाएगा। तो इस षड्यंत्र को साकार रूप देने का प्रयत्न किसने किया? इस षड्यंत्र को साकार रूप देने का प्रयत्न किया क्लाइव ने।
इसीलिए कई बार कई हिस्टोरियन क्लाइव को भारत में साम्राज्य निर्माता की संज्ञा देते हैं, लेकिन क्लाइव साम्राज्य निर्माता न होकर बशर्ते बंगाल में षड्यंत्र को साकार रूप देने का एक केवल सेवक था। और वो सेवक किसका था? कंपनी का। कंपनी किसकी सेवक थी? ब्रिटेन की सरकार की। अर्थात वास्तव में इस षड्यंत्र के पीछे का जो मुख्य किरदार था, इस षड्यंत्र के पीछे का जो चाटुकार था, वो कोई और नहीं, वो ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटेन के महाराज थे, यहाँ तक कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार थी। अतः केवल ये कहना कि प्लासी में भारत विजय की चाबी क्लाइव ने खोज ली, ये अतिशयोक्ति होगी। समझ गए? मैं यहाँ पे आपको बस बेसिक अभी बता रहा हूँ। जब हम अपने पार्ट 8 और पार्ट 9 में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें क्लाइव के व्यक्तित्व को समझने में और आसानी होगी। समझ गए? चलिए, अब जब क्या हुआ कि बंगाल से जब इनको निर्वासित कर दिया गया और ये सबके सब फुल्टा द्वीप आज के उड़ीसा में संकेंद्रित हो गए, तो हुआ कि कंपनी ने ये कहा कि एक काम करो, जो टुकड़ी हमने फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि 1756 से 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। कहाँ पर? यूरोप में। और उसी सप्तवर्षीय युद्ध की परिणत थी भारत में फ्रांसीसी संघर्ष अंग्रेजों के साथ। क्लियर? और इसी फ्रांसीसी संघर्ष को भारत में कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है, जिसे हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में काफ़ी अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर हमने आपको एक लाइन ये भी बता दी थी कि कैसे 1756 के बाद जो अंतिम कर्नाटक वॉर होता है 1758 से 1763 के मध्य, तो उसमें किस तरीके से बंगाल से जन और धन की प्राप्ति ने फ्रांसीसियों को पराजित करने में सहायक की भूमिका निभाई। क्लियर? तो उसी चीज़ को आप यहाँ समझो कि हुआ कब लड़ाई थी कर्नाटक में? बताइए। कर्नाटक में शुरू हुई थी 1758 में, लेकिन ये सेना वहाँ कब पहुँच गई थी? 1756 में। 1756 में क्यों पहुँच गई? क्योंकि 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। तो अंग्रेजी कंपनी को ये लग रहा था कि कभी भी भारत में फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन उनका सौभाग्य इतना अच्छा था कि वो संघर्ष 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ। तो इन 2 वर्षों के मध्य की अवधि में कंपनी ने सोचा कि जो सेना की टुकड़ी हमने वाटसन और क्लाइव के नेतृत्व में दक्कन में तैनात कर रखी है, उसे अभी काम चलाने के लिए बंगाल में या कलकत्ता में भेज दें, ताकि कलकत्ता की बस्ती या फोर्ट विलियम हमारे अधिकार में आ जाए। अब यहाँ समझना, ये महत्वाकांक्षा की प्रेरणा क्या क्लाइव के मन में आई थी या फिर कंपनी के मन में आई थी? तो कंपनी के मन में आई थी। जबकि आप उधर देखोगे, वो महत्वाकांक्षा मद्रास में किसके मन में आई थी? डुप्ले के मन में। अतः ये कहना कि डुप्ले ने जो चाबी मद्रास में खोजने की कोशिश की, वो क्लाइव ने बंगाल में प्राप्त कर ली, अतिशयोक्ति है। क्योंकि क्लाइव वो चाबी खोजना ही नहीं गया था। उस चाबी को किसने खोजा? कंपनी ने। और कंपनी से भी पहले उस चाबी को किसने खोज रखा था? ब्रिटेन की सरकार ने। समझ गए? इतना गहन विश्लेषण अगर आप हर एक वर्ड पे करना सीख गए ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको मॉडर्न इंडिया की जो गहन समझ है, जिसको लोग अनसुलझा कर देते हैं, वो आप सुलझा लोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप एक वीडियो देखें, एक क्लास करें, लेकिन जो करें तो फिर उसके बाद कोई क्लास करने को या कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 किताबें भी पढ़ डालोगे ना, तो ऐसा कॉन्सेप्ट किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, और एक जगह तो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखें। हम आपको धीरे धीरे ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको जो पढ़ा देंगे उसके बाद फिर कोई पढ़ाने को शेष नहीं रहेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी संस्थापक से लगाकर उस संस्थान में पढ़ने वाले अभ्यर्थी को भी आप डिबेट में पराजित कर सकते हो, इतना मेरा विश्वास है। कोई भी संस्थान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए धैर्यपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में
आपके अंदर गहनता का विकास ना होकर रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा। और रटने की प्रवृत्ति से यूपीएससी नहीं निकलता, यूपीएससी गहनता से निकलता है। समझ गए? तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिरकार जो ये बातें कह दी जाती हैं कि क्लाइव ने भारत बंगाल में जो चाबी खोजी वो वास्तव में भारत विजय थी, क्लाइव ने नहीं खोजी थी। आप यहाँ पे समझ गया। फिर बात आती है कि मानिक चंद जो उस समय वहाँ कलकत्ता में था, जिसके नेतृत्व में सिराज ने ये कह दिया था कि आप इसको कलकत्ता को संभाले रखिए, आप तब तक यहाँ पे शासन करिए। अर्थात नवाब का उत्तराधिकार एक तरीके से था कलकत्ता में। अब नवाब के उत्तराधिकार को ही अगर आपने रिश्वत दे दी तो क्या होगा? कलकत्ता आपका हो जाएगा। और आप बताइए, नवाब का व्यक्ति रिश्वत क्यों लेगा? अगर उसको नवाब से असंतुष्टि होगी, अगर उसको नवाब से ज़्यादा कोई पैसा दे देगा तो वो नवाब का ना होकर उस पैसे का हो जाएगा जो उसको देता है। और यही हुआ। अर्थात सिराज के विरोधी या सिराज के जो विश्वासघाती थे, उन्होंने ही सिराज को पराजित करने की पृष्ठभूमि बना ली। अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई, अर्थात कलकत्ता पर जब फिर से पुनः अधिकार हो गया, किसका? अंग्रेजों का। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने नवाब से कहा कि देख भाई, अब मेरे को कलकत्ता मिल गया है, अब तुम यहाँ पर आकर चौधरी पना मत दिखाना। और आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता के नज़दीक में ही था मुर्शिदाबाद। समझना, मुर्शिदाबाद क्या थी? राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? नवाब की। आप ऐसे देखिए, ये है आपका प्यारा भारत। यहाँ से हम चलते हैं मुर्शिदाबाद की ओर। मुर्शिदाबाद, क्लियर? तो आप देखिएगा, अभी ये है हमारा प्यारा भारत और मुर्शिदाबाद हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, ये आपका आया मुर्शिदाबाद। ये देखिए, ये है आपका मुर्शिदाबाद। अब आप देखिए मुर्शिदाबाद के पास में कितने नज़दीक है कलकत्ता। क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो वास्तव में आप ये समझ जाएंगे कि आखिरकार नवाब ने अलीनगर की संधि की ही क्यों, क्या उसकी मजबूरी थी। तो आप समझ सकते हो। अभी तो आपने मुर्शिदाबाद देखा, क्लियर? आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठिए और आप देखेंगे कि राजधानी कितने पास में थी कलकत्ता से। तो उसको ये डर सताता था कि अब तो कलकत्ता में जब इन्होंने अपने आप को मजबूत ही कर लिया है, और साथ ही उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी। और न केवल किलेबंदी शुरू की बल्कि कलकत्ता में कि किले पे तोपें भी चढ़ा दी। अर्थात अब अगर नवाब अगर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? तोपों से उसकी सेना को उड़ा देंगे। क्लियर? तो नवाब इस चीज़ से भी डर रहा था। एक मिनट, आप ये देखें, ये है आपका वेस्ट बंगाल, क्लियर? और आपका ये है मुर्शिदाबाद। एक मिनट, हाँ, ये है आपका मुर्शिदाबाद। ये देखें, क्लियर? अब देखो मुर्शिदाबाद कितने पास में है, ठीक है? अब मुर्शिदाबाद से ही हम पास में चलते हैं कहाँ पे? कलकत्ता के। कलकत्ता, ये है आपका मुर्शिदाबाद, ठीक है? अब यहीं पे आपको मिलेगा कलकत्ता। ये देखिए मुर्शिदाबाद, क्लियर? ये वेस्ट बंगाल आपका, समझ गए? ये है कोलकाता। आप देखो कितने पास में इनकी दूरी है, समझ रहे? अब जब इनके इतने पास में दूरी है तो नवाब को हमेशा इसी चीज़ का डर रहता था कि कहीं ये लोग हम पर हमला ना कर दें, और अगर हमला कर देंगे तो दिक्कत हम ही को हो जाएगी। समझ गए? तो इस हमले से बचने के लिए वास्तव में उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, तुम आओ यहाँ पे, हम आपके साथ अलीनगर की संधि करते हैं। अब आप बताइए कि अलीनगर की संधि क्या नवाब की स्वेच्छा से थी कि उसकी मजबूरी थी? तो नवाब की मजबूरी थी, और इस मजबूरी का ही फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। क्लियर? इसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई संधि तो करेंगे लेकिन आप कंपनी को पुराने सभी राइट देंगे। पुराने सभी राइट मतलब कि आप किलेबंदी का अधिकार देंगे, जो आपने हमें भगाया फुल्टा द्वीप से तो हमारे जो खर्च आया उसकी रकम देंगे। साथ ही आप हमें सिक्का चलाने की भी परमिशन देंगे, जो कि उस समय फ़ारूक सियर ने उसको दे रखे थे और अजीम उशान वगैरह शाइस्ता खां वगैरह ने दे रखा था। अर्थात पुराने सभी अधिकारों की इन्होंने मांग कर ली। देखो अंग्रेज़ों की एक सबसे बड़ी खराबी यही थी
कि वो जब युद्ध करते थे और युद्ध जीत जाते थे तो न केवल उस युद्ध में विजित पैसा लेते थे, बल्कि अपने प्रीवियस जितने भी युद्ध हार चुके थे उस फील्ड में उसका भी हर्जाना ले लेते थे। आगे आप पढ़ोगे कि जब आप बंगाल विजय में देखोगे कि जब मीर जाफ़र जब राजा बनता है और मीर कासिम जब बनता है तो मीर जाफ़र वास्तव में प्लासी के युद्ध का भी खर्चा पे करता है। समझ रहे हो? तो ये अंग्रेज़ों की एक सबसे बड़ी टैक्टिक्स थी। इसमें क्या हुआ, नवाब को काफ़ी अपमानजनक लगी और उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। विकल्प क्यों नहीं था? क्योंकि उसका कोई साझीदार ही नहीं था जिस पे विश्वास करता। सोचो, जीता हुआ कलकत्ता मानिक चंद के विश्वासघात के कारण वो हार गया। उसके घनिष्ठ इतने दुष्ट थे कि उसको कभी राजा बनना पसंद ही नहीं करते थे। उसके आसपास के जो व्यापारी थे वो हमेशा उसके विरोध में रहते थे। समझ गए? इन स्थितियों का लाभ उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेज शांत नहीं बैठना चाह रहे थे। अंग्रेजों को पता था कि नवाब कभी भी हमसे बदला ले सकता है। और आप एक बताइए कि जब क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में इतनी बड़ी सेना भेज दी गई है तो उस सेना की प्रासंगिकता को न्यायोचित रूप भी तो देना था, अर्थात उस सेना की उपयोगिता भी सिद्ध करनी थी। और आप बताइए, जब पूरे रिसोर्सेज के साथ कंपनी आ चुकी है बंगाल में, तो क्या वो बस यहीं तक सीमित रहेगी कि हमें आप कलकत्ता दे दो? कलकत्ता ही अगर उन्हें जीतना होता तो वो कभी भी जीत लेते। अर्थात अब उनका उद्देश्य कलकत्ता ना होकर पूरा बंगाल जीतना था। और इस बंगाल की जो जीतने की महत्वाकांक्षा थी वो क्लाइव ने नहीं रची थी। ये महत्वाकांक्षा कंपनी और राष्ट्रीय सरकार ने रची थी। और राष्ट्रीय सरकार उसे एक न्यायोचित या एक उसे यथावत रूप देने के लिए अपने एक सहायक को भेजा या उस शिल्पकार को भेजा जिसने उसे आकार दे दिया, और वो शिल्पकार था क्लाइव। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हो, डिज़ाइन जिसने दी थी वो थी ब्रिटिश सरकार। उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसको चुना गया वो था क्लाइव। क्लियर? और उस क्लाइव ने उस डिज़ाइन को साकार रूप दे दिया। अर्थात क्लाइव एक आर्किटेक्टर था। समझ गए? न कि क्लाइव पूरी तरीके से उस साम्राज्य का निर्माता। समझ गए? अब क्लाइव ने किया क्या? यहाँ पर बस क्लाइव की योग्यता नज़र आती है, वो ये कि उसने नवाब के उन सभी षड्यंत्रकारियों को आपस में मिला लिया। अर्थात वो षड्यंत्रकारी थे सेनापति, उसके अधिकारी और व्यापारी और साहूकार। अधिकारी के रूप में आपने मानिक चंद को देखा, सेनापति के रूप में आप मीर जाफर को देखते हो, और व्यापारी के रूप में जगत सेठ, अमीचंद, राजबल्लभ इनको देखते हो। सेनापति के अंदर महत्वाकांक्षा आपको पता है कि पहले ही जागृत हो गई थी। हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था ना कि घसीटी बेगम और शौकत जंग ये जब विरोध कर रहे थे तो उस समय सेनापति के अंदर भी जगी थी। लेकिन सेनापति ने देखा कि जब घसीटी बेगम को कैद कर लिया गया, शौकत जंग को मरवा दिया गया, तो भाई अभी हम अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी जो स्थिति है वो भी डांवाडोल हो जाए। अर्थात सेनापति हमेशा सोच रहा था कि कोई ऐसी शक्ति मिले जो पूरी तरह से नवाब को उखाड़कर फेंक दे। और वो शक्ति उसको कौन नजर आई? अंग्रेज। क्लियर? अर्थात उसने अपनी राज सत्ता की जो चुनर थी वो अंग्रेजों के हाथों ओढ़ने की कोशिश की, और अंग्रेजों ने उसे राज सत्ता की उस चुनर को उड़ाने के लिए काफ़ी सारे उससे प्रोमिसेस किए, उससे ट्रीटियाँस की कि आपको हम ये बना देंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि उसे उसके अंदर जो महत्वाकांक्षा थी उसे एक साकार रूप देने की कोशिश की गई। क्लियर? फिर बात आती है कि वही कौन कौन से थे। मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेनापति कौन सा था, व्यापारी कौन से थे, अधिकारी कौन से थे। अब बात आती है बंगाल के नवाब की उस समय स्थिति क्या थी। देखो, बंगाल का नवाब जो था, मैंने पहले भी बताया कि उसे डर रहता था अफगानों का और मराठों का, क्योंकि मराठे हमेशा हमला करते रहते थे। और अफगानों का डर इसलिए रहता था क्योंकि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हो चुका था। तो उसे लग रहा था कि कभी भी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो सकता है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ 1761 में, अर्थात जिसे आप बैटल ऑफ थर्ड पानीपत कहते हो। क्लियर? अर्थात नवाब वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया कि क्या अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण विगत 20 वर्षों आगे आने वाले 20 वर्षों में होगा या फिर अभी होने ही नहीं वाला।
अगर उसके अंदर इतनी कैलकुलेशन की समझ हो जाती, उसके सहयोगी अगर उसे इस तरीके से परसुएट कर पाते और मराठों को वो किसी न किसी तरीके से संधि के माध्यम से संतुष्ट करके एक संघ बना लेते और कंपनी का अगर प्रतिरोध कर देते, तो संभवतः उस समय प्लासी भारत विजय का एक किस्सा, प्लासी भारत विजय की एक कहानी न बनकर केवल छोटी सी घटना रह जाती। क्लियर। लेकिन ऐसा नवाब नहीं कर पाया। कई बार आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए इंटरव्यू में कि सिराजुद्दौला की असफलता के क्या कारण थे, क्या सिराजुद्दौला का व्यक्तित्व इस चीज़ में नंबर वन पे था या फिर वहाँ की परिस्थितियाँ। और कई बार प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो परिस्थितियाँ कौन सी थीं जिस कारण कंपनी बंगाल में अपने क्षेत्रों को विजित कर पाई या भारत विजय की ओर उन्मुख हो पाई। तो आप बता सकते हो उन परिस्थितियों में कि मराठों का भय था, अफगानों का भय था, और फिर विश्लेषण में आप बता सकते हो कि वास्तव में इनको क्या दिक्कत थी। क्लियर। अब इन दो फ्रंट पे जब वो लड़ रहा था, जैसे जब आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो, आप जब 1971 वॉर की कहानी जब पढ़ोगे और उसमें जनरल मानिक शाह को जब आप पढ़ोगे, तो जनरल मानिक शाह ने इंदिरा गांधी जी को क्या सुझाव दिया था, यही तो सजेशन दिया था कि मैडम आप अगर अभी वॉर छेड़ देंगी पाकिस्तान के साथ में, तो आप एक तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान से वॉर छेड़ेंगी, दूसरा आप ईस्टर्न साइड में वॉर छेड़ेंगी, तो हमारी सेना ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न में भी लड़ सकती है और ईस्टर्न में भी लड़ सकती है। बट अगर आपने अभी वॉर छेड़ दिया तो हो सकता है पाकिस्तान चाइना की हेल्प लेके हमारे नॉर्थन साइड से या हिमालयन रीजन पे अटैक कर दे। तो क्या होगा कि हम ना तो यहाँ पे सही से लड़ पाएंगे और ना तो यहाँ पे लड़ पाएंगे, और जब यहाँ वहाँ नहीं लड़ पाएंगे तो हमसे ऊपर का हिस्सा भी चला जाएगा। अतः मैडम आप क्या करें, अभी इस युद्ध को पेंडिंग में रखें, अर्थात अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। और इसी दिशा में देखते हुए ईस्टर्न साइड पे इंदिरा गांधी ने वेट किया, वेस्टर्न साइड पे उन्होंने वेट किया, और जब सर्दी का टाइम आया, समझना ये मानिक शाह की दूरदर्शिता थी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप डिप्लोमेट्स बनोगे तो आपके अंदर इन्हीं इतिहास से सीखने की समझ होनी चाहिए कि वास्तव में हमें कितने फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा। क्लियर। तो क्या हुआ, मानिक शाह ने क्या किया, मैडम से कहा कि मैडम आप सर्दी तक रुक जाइए। तो मैडम ने कहा हम सर्दी तक क्यों रुकें, इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैडम अगर सर्दी तक आप रुक जाएंगी तो साइबेरिया की ठंडी हवाएं इस पूरे तिब्बत के रीजन को और पूरे हिमालयन रीजन को बर्फ से ढक देंगी, और बर्फ से ढकने पर चाइना की सेना कभी भी नहीं आएगी, अर्थात प्राकृतिक रूप से हिमालय हमारी रक्षा कर देगा। और प्राकृतिक रूप से जब हिमालय रक्षा कर देगा तो ये फ्रंट बंद रहेगा, और इस फ्रंट के बंद होने से हम इस फ्रंट में भी अच्छे से लड़ सकते हैं और इसमें भी लड़ सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि वो वॉर कब होता है, नवंबर और दिसंबर के टाइम पीरियड पे। उसकी एक सामरिक रणनीति भी थी। मानिक शाह कोई मूर्ख आदमी नहीं था, उसके अंदर इतनी बड़ी डिप्लोमेसी थी। आप केवल सेना की चातुर्यता को देखकर बस मत सोचा करें कि हमारे अंदर इतनी उस समय क्षमता थी, हम पाकिस्तान से इसलिए जीते थे। युद्ध वास्तव में मानिक शाह ने जून और जुलाई में ही जीत लिया था। वो तो बस लोगों के सामने दिखावा था कि हमने मई नवंबर और दिसंबर में जीता। वही चीज़ हम आपके साथ करते हैं। ये कहानी उसी से संबद्ध है कि आपको लगता है कि आप 27 जून को जीतोगे या हारोगे, लेकिन हमने आपकी कहानी 1 जनवरी को ही रख दी थी कि आप जीत चुके हो, लेकिन आपको नजर आएगा 27 जून की शाम को। इसीलिए धैर्यपूर्वक रहें, इंदिरा गांधी की तरह कंप्लेन ना किया करें। क्लियर। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये चीज़ उस समय नवाब नहीं कर पाया, अर्थात नवाब अपने सभी फ्रंटों में लड़ने के कारण उसकी सेना बिखर गई, उसकी रणनीतियाँ उतनी कुशल नहीं हो पाई। समझ गए। उसी दिशा में आगे क्या हुआ कि अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उनको तो एक बहाना चाहिए था। अंग्रेजों ने क्या किया कि चंदन नगर बस्ती पर हमला कर दिया मार्च में। चंदन नगर बस्ती बताओ किसकी थी आपने पढ़ा था ना, कब पढ़ा था आप बताइए। आपने पढ़ा था जब हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा रहे थे कि फ्रांसीसियों की बस्ती कहाँ पे थी, चंदन नगर में। तो जब चंदन नगर पे हमला कर दिया अंग्रेजों ने, ध्यान देना, और क्यों हमला किया, 1756 की घटना है। घटना किससे जुड़ी है, सप्तवर्षीय युद्ध से। तो उनको बहाना मिल गया अंग्रेजों को कि देखो हमने चंदन नगर पे हमला कर दिया। सिराज को लगा कि मेरी सीमा में रहकर
अंग्रेजों की इतनी मजाल कैसे, अर्थात अंग्रेजों की इतनी राजनीतिक सर्वोच्चता क्यों उमड़ कर आ रही कि मेरे संरक्षण में रहने वाली फ्रांसीसी कंपनी पर वो हमला कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य का दायित्व था कि उसके राज्य में रहने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण देना, और अगर उसी के राज्य में किसी व्यापारिक कंपनी पर कोई दूसरी कंपनी हमला करती है तो ये राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस हमला करने वाली कंपनी को सबक सिखाना। तो जब ये मार्च में हमला किया, मार्च 1757 में, डेट लाइन याद रखना, मार्च 1757 में जब हमला किया कंपनी ने, तो सिराज अपनी पूरी सेना लेकर उसकी ओर बढ़ा, और जब अपनी ओर बढ़ा तभी उस घटना को नाम दिया गया आगे चलकर 23 जून 1757, यानी कि प्लासी के युद्ध में ये दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। समझ गए? यानी कि तत्कालिक कारण क्या था? चंद्रनगर पर बस्ती पर हमला। अब यहाँ पर कुछ देर के लिए हम थोड़ा बैक फ्रंट में जाते हैं। हालांकि हमने बता तो दिया, सिराज को लग रहा था कि उसकी सेना काफ़ी मजबूत है, उसका सेनापति उसका सहयोगी है, और ये निश्चित था कि ये सिराज जीतता ही युद्ध। क्यों? क्योंकि सिराज की सेना काफ़ी ज़्यादा थी, 50,000 से भी ज़्यादा इसमें सैनिक थे, कुशल से कुशल योद्धा थे, मीर मदान मोहनलाल जैसे राजभक्त थे। लेकिन समस्या यही थी कि जो प्रमुख सेनापति था वो गद्दार था, वो विश्वासघाती था, वो षड्यंत्रकारी था, अर्थात वो अंग्रेजों की कठपुतली था। जैसे आप लोग एक मूवी देखना कभी भी, आप लोग मूवी देखते हो, पता नहीं क्यों देखते हो, प्यार मोहब्बत की, मुझे नहीं पता, लेकिन आप कुछ मूवी ऐसे देखा करिए जो आपके टॉपिक से और आपकी यूपीएससी से रिलेट होती है, ताकि आप हमेशा उस चीज़ को इंटरलिंक कर सको इंटरव्यू के पैनल में। आपने एक मूवी देखी होगी रा मूवी किसकी है? जॉन अब्राहम की। इसमें क्या है? रोमियो, अकबर और वॉल्टर, उसके 3 नाम होते हैं। वास्तव में ये रा का एजेंट होता है इंडिया का, जो 1971 के वॉर में काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। क्लियर? इसी से संबद्ध एक मूवी और आपने देखी होगी गाजी, और एक मूवी आपने और देखी होगी राजी। ये 3 मूवियाँ वास्तव में 1971 के बेस पे आधारित हैं। 1971 के वार की जब आप पृष्ठभूमि समझोगे तो आप समझ सकते हो। क्लियर? हुआ क्या था, ये जो रा था यानी कि रोमियो अकबर वॉल्टर, इसने क्या किया कि रोमियो बनकर, पहले तो रोमियो इसका नाम था, फिर अकबर बनकर पाकिस्तान में गया, वहाँ पे काम करने लगा। काम करने के साथ साथ वहाँ के कई सारे सैन्य अधिकारियों के साथ साठगांठ कर ली, और वहाँ की खुफिया जानकारी भारत की रा को देने लगा। लेकिन जब पता चला पाकिस्तान की सरकार को, तो इसी से 1971 में बांग्लादेश की उन बस्तियों पर हमला कराया गया। क्लियर? अब वो बात अलग है कि जैकी श्रॉफ ने ऑलरेडी उसको इनकोड कर दिया था, या जैकी श्रॉफ ने उसको कोड वर्ड दिए थे कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे तुम हमला कराओगे तो हम सब बचा लेंगे। क्लियर? अब जब वो कर दिया इसने हमला, तो पाकिस्तान की सरकार को इतना विश्वास हो गया कि अरे इस ये अपने ही देश के खिलाफ देशद्रोही हो गया, तो क्यों ना हम इसको अपने यहाँ शामिल कर लें। तो जानते हो क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने इसको अपने यहाँ का सेनापति बना दिया, और अपने यहाँ का जब सेनापति बना दिया तो 1998 में जब वॉर ऑफ कारगिल हुई, तो वॉर ऑफ कारगिल में इसने सारी खुफिया जानकारी इंडिया को देता रहा। सोच सकते हो, तो इंडिया 1998 का वॉर जीत गया कारगिल का। आप समझ सकते हो। अभी जैसे आपने मूवी देखी होगी उड़ी, हाँ उड़ी जो आपने देखी होगी, तो उड़ी में भी तो यही तो हुआ था कि सर्जिकल जो स्ट्राइक करनी थी उसकी जानकारी हमें ऑलरेडी पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों के द्वारा मिल चुकी थी, यहाँ तक कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। जैसे कई बार हमारे यहाँ से हनी ट्रैप में लोग पकड़े जाते हैं, आप देखे होंगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन थी। वही सिचुएशन इन्होंने भी क्रिएट कर रखी थी। अब इनको पता ही नहीं था सिराज बाबू को कि हाँ हमारा जो सेनापति है वही उनके साथ मिला है। लेकिन मीर मदान और मोहनलाल की सैन्य भक्ति क्या कर पाती जब सेनापति ही उनकी तरफ मिला हुआ था। आपको छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि जब मीर जाफ़र सेनापति था और युद्ध के मैदान में युद्ध चल रहा था, तो सिराज ने निरीक्षण करने की बात की कि वास्तव में हमारी स्थिति कैसी है। तो मोहनलाल ने कहा कि बाबूजी हम जीतने वाले हैं। मीर मदान ने कहा अरे बाबूजी हम तो बस जीत के अभी तैयार हो रहे हैं। लेकिन मीर जाफ़र ने कहा कि साहब मूर्ख हैं दोनों, इनको नहीं पता है हम लोग हार रहे हैं, अंग्रेज़ों की शक्ति बहुत मजबूत है,
हम इस फ्रंट में हार जा रहे, एक काम करो आप यहाँ से निकल लो। और उसको 2000 सेना की टुकड़ी के साथ में सिराजुद्दौला को भेज दिया। और सिराजुद्दौला को भेजते वक्त अपने बेटे मीरन को उसके साथ भेज दिया। और मीरन को इनकोडेड था कि बेटा इनको तुम्हें रास्ते में मार देना है। क्लियर? वो बात अलग है, वो हम कहानी बाद में पढ़ेंगे। और उसको मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये कि जो मोहनलाल था या जो मदान था, वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनको पता था हम जीत जाएंगे। लेकिन डीमोटिवेटर का काम किसने किया यहाँ पे? मीर जाफर ने। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में कभी डीमोटिवेटर को अपने साथ मत रखना। आप युद्ध जीत भी रहे होगे तो वो आपको हरा देगा। जैसे आप जब महाभारत का युद्ध देखते हो तो कर्ण के जो सारथी बनते हैं शल्य देश के नरेश, तो वो क्या करते हैं? उसको डीमोटिवेट ही तो करते हैं कि आप उसकी गांडीव की प्रतंचा को देखिए, अर्जुन की देखिए कैसे वासुदेव आ रहे हैं। तो वो बोलता है कर्ण कि महाराज आप शांत रहिए, आप देखिए बस हमारे वार कैसे होते हैं। समझ गए? लेकिन फिर भी उसकी हार का ये कारण बन जाते हैं शल्य नरेश। चलिए, ये विश्वासघात आपने देख लिया, आपने मीरन की कहानी देख ली, षड्यंत्र से विजय हो गई, आप ये भी समझ गए। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसे हम पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे कि षड्यंत्र से संबंधित क्या प्रश्न थे। लेकिन आप ये तो समझ गए कि षड्यंत्र में शामिल कौन कौन से थे। व्यापारी था, साथ ही अधिकारी थे और साथ ही सेनापति था। क्लियर? तो आप इस तरीके से कहानी को समझ गए। प्लासी की युद्ध कुछ समय कुछ घंटों की थोड़ी सी मुठभेड़ थी। उस मुठभेड़ में मीर जाफर सफल हुआ, यानी कि कंपनी सफल हुई, कंपनी की प्लानिंग सफल हुई, क्लाइव की महत्वाकांक्षा सफल हुई, इसीलिए उसे नेतृत्व का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अब ये बताइए कि जब नवाब बन गया तो मीर जाफर किसके कहने पर नवाब बना? यानी कि मीर जाफर की महत्वाकांक्षा को साकार किसने कराया? कंपनी ने। तो जब कंपनी ने साकार कराया तो कंपनी की इस उपलब्धि को या कंपनी के इस ऋण को या कौन चुकाएगा? मीर जाफर चुकाएगा। कैसे चुकाएगा? पैसे देकर चुकाएगा। कहाँ से पैसा लाएगा? बंगाल के रेवेन्यू से लाएगा। बंगाल का रेवेन्यू आता कहाँ से? आम जनता से। आम जनता से क्या करेगा? टैक्स वसूलेगा। कितना वसूलेगा? हद से ज़्यादा। इससे क्या होगा? बंगाल की जो जनता है वो त्रस्त हो जाएगी, यानी कि अकाल की दुश्वारियों का शिकार होने लगेगी और वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। समझ रहे? यानी कि मीर जाफर के बंगाल में नवाब बनने से न केवल नवाबियत गई बल्कि बंगाल की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई और बंगाल का जनमानस अब अपने आप को ठगा ठगा महसूस करने लगा। अर्थात बंगाल के भाग्य का निर्णय हो गया क्योंकि वहाँ पे कठपुतली नवाब बन गया। समझ गए? प्रश्न ऐसे भी बनता है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। चिंता मत करो, देखो एक एक प्रश्न मैं डिस्कस कराऊंगा। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा उसका लिंक दे देता हूँ ताकि आपके मन में अभी से वो स्टोरी बनने लगे कि हाँ फ्रेम ऐसे बन सकता है। बाकी फ्रेम भी हम आपको देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप देखते ही हो। क्लियर? अब बात आती है उसमें किसको क्या क्या सेना कैसी थी। तो नवाब की सेना थी 50,000, कंपनी में 950 पैदल, 100 तोपची, 50 नाविक, 2100 भारतीय सैनिक। अर्थात आप टोटल कह सकते हो 3300 से 3400 सैनिकों ने 50,000 की सेना को पराजित कर दिया। समझ गए? अब बात आती है प्लासी के युद्ध का स्वरूप क्या था। हिस्टोरियंस के मध्य ये डिबेट रहती है, वो कहते हैं कि वास्तव में प्लासी कोई युद्ध नहीं था, वो एक हुल्लड़ थी, भगदड़ थी। भगदड़ क्यों थी, हुल्लड़ क्यों थी? आप समझ गए कि चंद घंटों में युद्ध का फैसला हो गया। इसमें कोई सामरिक योग्यता नहीं थी, ना ही कोई चातुर्य का प्रदर्शन, केवल एक षड्यंत्र था। सामरिक योग्यता का क्या मतलब होता है कि दोनों सेनाएं आपस में काफ़ी तेजी से लड़ें। जैसे आप जब लक्ष्मण और मेघनाथ का जब युद्ध देखते हो ना, तो उसमें एक गीत आता है ना, तीरन से तीरन को काटे। तो ये क्या है? ये वास्तव में दोनों की सामरिक योग्यता का प्रदर्शन होता है वहाँ पे, है ना। कैसे उस महायुद्ध में दोनों विजित होते हैं, पराजित होते हैं, यानी कि बराबरी का मुकाबला हुआ। समझ गए? ये वास्तव में विश्वासघात का परिणाम था। देखो इन तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो हम इन तीनों के क्वेश्चन को ही करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएंगी। हालांकि हमने आपको पढ़ा तो सारा सब कुछ दिया है। अब बात आता है कि वही कि अगर वो विश्वासघाती ना होते, राजभक्त होते, तो शायद परिणाम कुछ और होता। ये आप हमेशा निष्कर्ष में लिखोगे। कैसे? जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णयों की पुष्टि कर दी,
या प्लासी की लड़ाई के बाद अगर किसी अन्य युद्ध में पराजित कर दिया गया होता तो प्लासी एक घटना रह जाती, या प्लासी षड्यंत्र और विश्वासघात का परिणाम था, या प्लासी मध्य युग के समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का प्रतीक था। मतलब ये जितने भी टाइप के होते हैं ना, उन सब में आप ये निष्कर्ष काफ़ी अच्छे से उपयोग कर सकते हो। उस समय का जो समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे वो थे गुलाम हुसैन, और उन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्खरीन में काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। आपको याद होगा प्रीवियस पार्ट में हमने इनका नाम एक बार और लिया था, किस चीज़ को लेकर? ब्लैक होल की घटना को लेकर, अर्थात हॉलवेल ने जो विवरण दिया उसका ही इन्होंने खंडन किया था। समझ गए? तो आपने ये चीज़ें देख ली। फिर बात आती है प्लासी के युद्ध के प्रभाव क्या हुए। तो राजनीतिक प्रभाव क्या हुए, आर्थिक प्रभाव क्या हुए, दीर्घकालिक क्या प्रभाव हुए, दीर्घकालीन में सामाजिक क्या प्रभाव हुए, सांस्कृतिक क्या हुए, वैज्ञानिक क्या हुए और रणनीतिक क्या हुए। क्लियर? इतने सारे प्रभाव होते हैं। अब इन प्रभावों को हम देख लेते हैं कि राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। आपने देखा होगा कि कठपुतली नवाब मिल गया मीर जाफर, मतलब जैसा कंपनी चाहेगी वैसा नवाब मिल गया। 24 परगना की जमींदारी प्राप्त हो गई कंपनी को। क्लियर? 24 परगना आप ये गांव है वास्तव में, वहाँ पे कहाँ पे, बंगाल में। और मेरा यहाँ से कुछ ज़्यादा ही खास ताल्लुक़ है क्योंकि हमारे कुछ यहाँ पे करीबी हैं 24 परगना में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 24 परगना वास्तव में है कहाँ पे। 24 परगना, हाँ ये देखो 24 परगना, ये है साउथ 24 परगना, बिल्कुल बंगाल की मतलब मुहाने पे। समझ? ये 24 परगना है, आप देख लिया। क्लियर? साउथ परगना सुंदरबन के पास में। समझ गए? तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब बात आती है कि क्लाइव व कंपनी को बेशुमार धन की प्राप्ति हुई। क्लाइव व कंपनी को बेशुमार धन आप समझ सकते हो कि 2,75,34,756 कुछ पाउंड क्लाइव को मिला, कंपनी को मिला, सेना को मिला। मतलब आपको संख्या याद नहीं रखनी है। हाँ, जब आप पढ़ते हो ना एक प्रश्न कि प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल एक प्रायोजित राज्य एवं लुटे हुए राज्य का अच्छा विवरण प्रस्तुत करता है, तो प्रायोजित का क्या मतलब होता है कि कठपुतली नवाब मिल गया, मतलब भले ही नवाब के हाथों में सत्ता थी लेकिन संचालन था कंपनी के हाथ में। लुटे हुए का क्या मतलब है कि कितना ज़्यादा वहाँ से पैसा, लगभग 2,75 करोड़ रुपए कंपनी को प्राप्त हुआ था मोटे तौर पर। समझ सकते हो? तो ये सारे प्रभाव पड़े राजनीतिक रूप से। व्यापारी से राज शक्ति बन गई कंपनी। पहले केवल व्यापारी हुआ करते थे, अब वो राज्य चलाने लगे, अर्थात उन्होंने बंगाल की नवाबियत पे अपनी प्रमुखता स्टैब्लिश कर ली और इससे उत्तरी भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। कैसे उत्तरी भारत का? आप देखोगे ऐसे, ये है हमारा प्यारा भारत। क्लियर? और ये है आपका बंगाल। क्लियर? यहाँ पे था कौन? अवध का नवाब, और यहाँ पे कौन था? दिल्ली। क्लियर? तो हुआ क्या, यहाँ से उनको अवध पे कंट्रोल करने में मदद मिली, साथ ही उनको यहाँ से किसको? दिल्ली में। और आपको पता हो कि यहीं की पृष्ठभूमि को बेस बनाकर जब मीर कासिम ने अवध का साथ लिया और दिल्ली का साथ लिया तो दोनों, इन तीनों के गठजोड़ को पराजित किया बक्सर के युद्ध में, और इन दोनों से दिल्ली के यानी कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब से संधि की, इलाहाबाद की, और उसमें जो मुगल बादशाह था वो पेंशन भोक्ता बन जाता है और जो अवध का नवाब है वो इनके अधीन आ जाता है। समझ गए? कहने का क्या मतलब है कि यहाँ तक का पूरी गंगा की बेल्ट इनके अधीन हो जाती है। आप ऐसे समझ सकते हो। ये यहाँ पे, एक मिनट, ये है हमारा प्यारा भारत। क्लियर? हाँ, जैसे यहाँ से हमने देखा, आप ऐसे समझिए कि ये हमारा प्यारा भारत है। एक मिनट, हाँ, तो ये हमने देखा। ठीक है, ये था हमारा क्या? बंगाल। एक मिनट, हाँ, ये देखो आपका था बंगाल। देखो उस समय का जो बंगाल था ना, वो वास्तव में बिहार के कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा, वेस्ट बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, लगभग इतना एरिया बंगाल का हुआ करता था। क्लियर? ये था हमारा उत्तर भारत, इसको बोलते हैं। क्लियर? उत्तर भारत वास्तव में दिल्ली के रीजन से लगा के यहाँ तक का होता है। ठीक, यही गंगा बेल्ट है। गंगा बेल्ट क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि गंगा नदी का प्रवाह यहीं पे, आप ये देख सकते हो कि गंगा नदी आपको ये बहती हुई मिल जाएगी। क्लियर? ये है आपका गंगा का प्रवाह। समझ गए? तो क्या था कि यहाँ पे अगर इन्होंने विजिट कर लिया तो ये लखनऊ, लखनऊ वास्तव में अवध था। क्लियर? लखनऊ का उस समय नाम हुआ करता था अवध। अवध का क्या मतलब होता है? अवध वास्तव में
राजा दशरथ का राज्य था। राजा दशरथ कौन? प्रभु श्री राम के पिताजी। और इसका नाम अवध क्यों था? अवध का मतलब होता है जहाँ पे कोई वध ना हो। वध का मतलब जहाँ पर किसी पशु को बलि ना दी जाती हो, अर्थात किसी भी तरीके का मांसाहार सेवन ना होता हो, उसे अवध कहते थे। क्लियर? जहाँ पे किसी का वध ना हुआ हो। समझ गए? तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा रीजन था अवध का और ये था दिल्ली का। समझ गए? यहाँ पर जब कब्जा कर लिया और फिर यहाँ पे बिहार में जब इन्होंने, मीर कासिम ने, पढ़ेंगे आगे हम, मीर कासिम ने जब अपना एक वो बनाया ग्रुप, और उस ग्रुप को जब पराजित कर दिया कंपनी ने, तो यहाँ तक का पूरा रीजन इनके अधीन आ गया। अब बस ये कुछ रीजन रह गया था, जैसे इन्होंने बाद में विजित किया। वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे, भारत विजय वास्तव में हुई कैसे, इनकी एक एक कहानी को देखेंगे। क्लियर? अभी आप बस ये समझिए। फिर है उत्तरी भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ, अर्थात काफ़ी सारा पैसा मिला और उससे उत्तरी भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा अन्य भी कई पॉइंट है राजनीतिक में, हालांकि आपको आगे मिल जाएंगे सिनॉप्सिस में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो मिस्र पर नियंत्रण करने की इनकी शुरुआत हुई। अब आपके मन में आएगा मिस्र कहाँ पे, तो आप मिस्र ऐसे देख लो, ये है आपका रीजन। ठीक है, आप वेस्टर्न की ओर पहुँचिए, ये है आपका इजिप्ट। क्लियर? ये कहाँ गया? ये है आपका इजिप्ट। क्लियर? सिनाई पेनिनसुला में आपको इजिप्ट मिलेगा, ये यानी कि रेड सी पर। यहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा इस्टेब्लिश करने की शुरुआत की। समझ रहे हैं? और आपको पता है ये पहले से ही क्या था? व्यापारिक मार्ग था। किसके लिए? टर्की वालों के लिए। शुरुआत में तुमने यही पे पढ़ी थी ना कि टर्की ने किस तरीके से इस पर कब्जा कर लिया था और ये मेडिटेरियन सी पे कैसे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इन्होंने मिस्र पर नियंत्रण कर लिया और लाल सागर से इनके कुछ जहाज जाने लगे। कहाँ पे? ब्रिटिश की ओर, यानी कि भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक की ओर, ये रेड सी से जाने लगे। क्लियर? रेड सी, गल्फ ऑफ अडन से होते हुए अरब सागर से। समझ गए? अर्थात इनको एक और वैकल्पिक मार्ग मिल गया और ये यहाँ से जिब्राल्टर जो है ना, ये आप पढ़ते हो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखिए आप देख रहे हो ना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये क्या करती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। तो यहाँ से ये वास्तव में जहाज इनके निकलने लगे। आप देख सकते हो जिब्राल्टर, वैसे तो आपको नहीं समझ में आता है ना कि कितनी जगह खाली होगी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जिब्राल्टर के पास कितनी जगह खाली रहती है। अर्थात यहाँ से कैसे पानी के जहाज इस पतले से नैरो रास्ते से निकल जाते हैं। समझ गए? तो आप ये देख लिए। हुआ क्या इसके बाद, जब इन्होंने जिब्राल्टर से इनको मार्ग मिल गया, इसके बाद इन्होंने आसा अंतरिप को भी विजिट कर लिया। आसा अंतरिप अब बताइए आप लोग कहाँ पे है? अर्थात केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? आपने सोच लिया, बिल्कुल सही सोचा आपने कि भाई साहब आप इसको बिल्कुल नीचे ले जाइए। नीचे का मतलब यहाँ पे आप ले जाइए, और ये है साउथ अफ्रीका के नीचे आसा अंतरिप। इन्होंने यहाँ पे भी कब्जा कर लिया। समझ गए? फिर आता है आपका कौन सा? मॉरिशस। मॉरिशस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। आप बताइए मॉरिशस पे किसकी उस समय बस्ती हुआ करती थी? मॉरिशस पर बस्ती हुआ करती थी किसकी? फ्रेंच की। आपने पढ़ा था ना कि काउंट डी लाली की सेना यहीं पे थी और यहीं से तो जाती है वो कहाँ पे? कोरोमंडल के तट पे। तो यहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और आप देखिए कि कई सारे छोटे छोटे आइलैंड आज भी इनकी टेरिटरी में है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ये इसीलिए है क्योंकि उस समय की अभी भी कॉलोनी यहाँ पे इनकी बसी हुई है। समझ रहे हो? तो आप ये समझ सकते हो कि कैसे इन्होंने आज भी अपनी प्रभुता कायम रखी हुई है। समझ गए? तो इतना बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ा सिर्फ प्लासी की विजय से। अब बात आती है कि इसके आर्थिक प्रभाव क्या हुए। आर्थिक प्रभाव का मतलब क्या था कि आखिरकार यहाँ से संपन्नता या आर्थिक दरिद्रता की शुरुआत कैसे हुई, या संपन्नता किसकी? कंपनी की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की दरिद्रता की शुरुआत यहीं से होती है। देखो, इसको हम इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। आर्थिक को हम जब आपको आर्थिक प्रभाव पढ़ाएंगे ना तो हम आपको पूरा आर्थिक प्रभाव पढ़ाएंगे कि 1757, हम आरपी दत्त की बुक को वास्तव में आपको पढ़ाएंगे, और सव्यसाची भट्टाचार्य की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लगभग वो 2 लेक्चर में कंप्लीट होगी। तो उससे ज़्यादा फिर आपको आर्थिक प्रभाव नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप एक प्रश्न पढ़ते हो ना कि गांव के गणेश लक्ष्मी के भाग्य विधाता बन गए, या चींटी गुड़ खा गई। ऐसे कॉन्सेप्ट भी हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। साथ ही आरपी दत्त ने जो 3 फेजेस बनाए, वाणिज्यिक युग, औद्योगिक मुक्त व्यापार, और बाद में वित्तीय जो व्यवस्था थी, या आप कह सकते हो वित्तीय निवेश को जो प्रमोट किया गया, इन तीनों टॉपिक को हम काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि कैसे 1757 से 1813 तक शोषण हुआ,
कैसे 1813 से 1858 तक हुआ और कैसे 1858 के बाद तक 1947 तक हुआ, उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतना यहाँ डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस ये समझ जाओ शुरुआत हुई थी, आर्थिक शोषण होना शुरू हुआ, कंपनी का एकाधिकार बन गया। किन किन चीज़ों पे? दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। वास्तव में दस्तक से क्या होता था? बंगाल के नवाब को राजस्व मिलता था। अब राजस्व ही नहीं मिलेगा तो नुकसान, अन्न से लाभ नहीं कंपनी को। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि इन्होंने दस्तक अन्य कंपनियों के भी बेचने लगे, अन्य निजी अधिकारियों को बेचने लगे, तो जिनसे मिलता था उनसे भी नहीं मिला। भारतीयों की भी दस्तक देने लगे तो और नहीं मिला। और रोकने का जब प्रयास किया मीर कासिम ने तो इनके साथ युद्ध हुआ। क्लियर? मतलब मीर जाफर, देखो अभी मीर जाफर है, आप सोच रहे हो मीर कासिम कैसे आ गया? वास्तव में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने कोशिश की थी और इसी दुरुपयोग के कारण ही बक्सर का युद्ध हुआ। हालांकि बक्सर के युद्ध के अन्य कई कारण थे, उनको अपने अगले पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे। क्लियर? 2,34,000 पाउंड क्लाइव को मिले थे, 50 लाख रुपए सेना को मिले थे। 1756 में जो हार हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति भी की गई। 8 लाख पाउंड चांदी के सिक्के दिए गए, दक्कन विजय जिससे हुई। क्लियर? तो आप देख सकते हो इतना सारा धन लूटा गया 1757 के बाद कंपनी के द्वारा। साथ ही बुलियन के प्रवाह रुक गया। क्लियर? बाकी हमने आपको डिटेल दे दी कि कब हम इसको विश्लेषित करेंगे। इसके दूरगामी क्या प्रभाव पड़े? देखो इन प्रभावों पे भी प्रश्न आता है, तो हम इन प्रभावों के जो ये वर्ड लिखे ना, ताराचंद का स्टेटमेंट, इसको भी हम एक प्रश्न के रूप में ही करेंगे। अभी तो बस हम पढ़ ले रहे हैं कि प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी श्रृंखला प्रारंभ की जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक तथा शासकीय व्यवस्था ही बदल दी। अब इसी पे आ जाएगा क्वेश्चन कि इसकी विवेचना कीजिए। टेस्ट सीरीज वाले यही एक क्वेश्चन डाल देते हैं, अपने आप को 30 मार्का समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी आपको विश्लेषित करा देंगे। पहले बैक ईयर कराएंगे, फिर मौलिक कराएंगे, फिर पीसेस वगैरह के जितने प्रश्न हैं वो सारे करा देंगे। और जब टेस्ट सीरीज हम आपको कराएंगे तो हम फिर से नए क्वेश्चन बनाएंगे, समझ गए, जो कि 30 जून से हमारी शुरू होगी। अब इसको कैसे लिखना है, तो आप ये समझ सकते हो कि प्लासी के युद्ध के बाद कौन से परिवर्तन हुए। तो आप बता सकते हो राजनीति में क्या परिवर्तन आए, आर्थिक में क्या परिवर्तन आए, आपने देख ही लिया। क्लियर? कैसे उन्होंने शासकीय व्यवस्था बदल दी। पहले भारत का शासक कोई भारत से ही होता था, अब कोई बाहरी उस पर नियंत्रण कर रहा है। समझ गए? तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। बाकी डिटेल हम वहाँ पे पढ़ेंगे, अभी आपको सोचना नहीं इतना। 23 जून 1757 को मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल की शुरुआत हुई। वाई.एन. सरकार ने कहा है, इसका ऑलरेडी हम आपको उत्तर फ्रेम देंगे। साथ ही हम इसको अपने पार्ट 8 में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिरकार मध्यकाल की समाप्ति का क्या मतलब है और आधुनिक काल की शुरुआत का क्या मतलब है। यहाँ बस इतना समझ लो, ये कहते हैं कि मध्यकाल का मतलब है कि मुगल काल की सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई और आधुनिक काल का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की। अर्थात अंग्रेज जो थे वो आधुनिकता के वाहक थे और जो मुगल सत्ता थी वास्तव में वो मध्यकालीनता का प्रतीक थी। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो। फिर बात आती है प्लासी का युद्ध साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, ना कि आधुनिकता का पोषक। अर्थात आप ये काउंटर इस पे कर सकते हो निष्कर्ष के तौर पर। ठीक है? और वैसे भी अभी विजय पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि अभी बक्सर थोड़ा ना जीता था और ना ही अभी मैसूर मराठा जीता था। तो ये कहना कि वास्तव में भारत विजय की बात थी तो अतिशयोक्ति है। क्लियर? महत्वपूर्ण कुछ घटनाक्रम आप देख सकते हो। जगत सेठ को भय दिखाया था क्लाइव ने, मीर जाफर की महत्वाकांक्षा को जगाया था। के.एम. पणिक्कर ने कहा ये एक सौदा था। अच्छा आप बताइए, के.एम. पणिक्कर का नाम आप लोग कहाँ पे सुनते हो? याद करके बताइएगा कि के.एम. पणिक्कर का नाम आपने कहाँ पे सुना है। क्लियर? हम बता तो देंगे आपको, लेकिन आपने एक MCQ भी इसी का सॉल्व किया, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। आपने पढ़ा होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो आयोग बनाए गए थे उसमें कौन कौन आयोग थे। जैसे आपने धर आयोग पढ़ा था, फजल अली आयोग पढ़ा था, साथ ही आपने JVP समिति पढ़ी थी। तो उसी में आपने जो फजल अली आयोग पढ़ा था ना, तो उसमें 3 मेंबर थे। एक तो थे फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे कौन से थे? के.एम. पणिक्कर। क्लियर? तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि फजल अली आयोग में कौन शामिल था कौन नहीं था। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है डेप्थ में। समझ गया? तो आपने ये चीज़ देख ली। जिसने बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। मतलब आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि बंगाल प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला, विवेचना करें,
तो आप बता सकते हो कि वास्तव में कैसे धनी सेठ, जगत सेठ, अमित चंद, राज बल्लभ ने और मीर जाफर ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और नवाब को पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। और फिर इसकी विवेचना कर सकते हो, मीर जाफर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास किया। हुआ क्या कि जब बार बार कंपनी के लोग मीर जाफर से ज़्यादा पैसे की उगाही करने लगे, और न केवल पैसे की उगाही करने लगे बल्कि बंगाल के आम जन को परेशान भी करने लगे। वही होता है ना कि देखो, जब कोई व्यक्ति आपके लिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा होता है और आप उसको बार बार छेड़ते हो, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर काम करना बंद कर देता है। कितना भी हो, जब देखो उसने कहा कि हम आपको इतनी रियायतें दे दिए, आप दखल अंदाजी मत करना, तो आप रियायतें लेकर शांत बैठ जाओ। लेकिन कंपनी तो कंपनी थी, कंपनी की थी महत्वाकांक्षा, मीर जाफर तो केवल एक कठपुतली का था। वो तो समय उतना अच्छा कंपनी का नहीं था, यानी कि डायरेक्ट वो कंपनी नहीं चाह रही थी। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर तुरंत हस्तक्षेप कर देती तो वहाँ की जनता विद्रोह कर देती, और जब जनता विद्रोह कर देती है ना, तो फिर किसी की भी सत्ता नहीं टिकती। और आपको पता होना चाहिए, जनता के विद्रोह ने ही वास्तव में भारत को आज़ाद कराया। आप हमेशा जब पढ़ेंगे रामचंद्र गुहा को, तो वो एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं गांधी के बाद भारत में। तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी। लाइन क्या लिखी थी कि जब जनता विद्रोह कर देती है ना, तो वास्तव में उसी समय विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और यही चीज़ आप जब रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक पढ़ोगे, तो वहाँ पर एक बात आती है कि भारत को वही विजित कर पाए तब जब भारत पूरी तरह विखंडित था। अगर भारत का जन जन एक साथ होकर अगर विद्रोह कर देता, तो भारत उसी दिन विजित हो जाता। और इसका परिणाम था कि जब गांधी आए तो उन्होंने भारत को पूरी तरह से विजित करा दिया। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि 100 जितनी भी करोड़ की आबादी थी उस समय, 10 से 20 करोड़ की आबादी, उसने पूरी तरीके से मिलकर देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, डाटा पे थोड़ा ध्यान मत देना, क्योंकि डाटा स्पीड में हम लोग उतना याद नहीं रखते। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हो। फिर बात आती है कि मीर जाफर ने इसी प्रभुता को तोड़ने का प्रयत्न किया कि यार बार बार आप हमें परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। तो उसने उस समय जो वहाँ रहती थी एक और कंपनी, कौन? डच। डचों की भी बस्ती थी श्रीरामपुर में, आप सुनते हो। क्लियर? तो डचों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। और डचों को आपको पता है, जब आप डच की स्टोरी पढ़ रहे थे, वो क्या चाहते थे कि उनको भी भारत में प्रभुत्व हासिल हो। और आपको पता हो कि डचों ने वास्तव में बंगाल से माल को खरीद कर कहाँ पे बेचते थे? इंडोनेशिया के बंदरगाहों पर। क्लियर? आप देखते थे कि यहाँ से वो पूरा माल सूती बस खरीदते थे, यहाँ के देशों में बेच देते थे, और यहाँ के देशों में बेचने के बाद वो क्या करते थे? वास्तव में बेचने के बाद उसको अपना यूरोप में ले जाते थे मसाले को। क्लियर? तो वही चीज़ हुई यहाँ पे कि डचों को लगा ये मौका है अंग्रेज़ों को बाहर भगाने का, तो क्यों ना हम नवाब के साथ गठजोड़ करके कंपनी को भगा दें। लेकिन उनका भी कैलकुलेशन सही नहीं और नवाब का भी कैलकुलेशन सही नहीं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। अब आपको मैं बेदरा का युद्ध नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पढ़ा दिया था कि 1759 में कैसे बेदरा के युद्ध से डचों को पराजित करके बाहर भगा दिया। क्लियर? और इस तरीके से क्या हुआ कि जब कंपनी ने देखा कि अरे मीर जाफ़र तो हमारे ही विरोध में खड़ा हो गया, तो इसको यहाँ से हटा दो, अब इसका समय हो गया। उसको हटाकर उन्होंने उसको कलकत्ता में ही रखा 10,000 रुपये पेंशन के रूप में, और फिर मीर कासिम को गद्दी सौंप दी। मीर कासिम को गद्दी क्यों मिली? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कंपनी ने मीर जाफ़र से 4 क्षेत्रों की रियायतें मांगी थी, जैसे वर्धमान की और श्री रामपुर की, और भी कई सारे क्षेत्रों की ये कही थी कि आप इनकी जो रेवेन्यू वसूलने की पावर है वो हमें दे दो। लेकिन मीर जाफ़र ने देने से मना कर दिया था उन 4 क्षेत्रों को। मीर कासिम ने कहा कि हम आपको दे देंगे, आप हमको राजा बना दो। बात यही थी ना कि उस समय राजा का पद ऐसा था कि किसी को भी राजा बना दोगे तो वो आपको कुछ भी दे देगा। समझ गए? तो यही था, अंग्रेज़ों को अच्छा ये लगता था जो हमें जितनी ज़्यादा रियायत देगा हम उसको राजा बना देंगे। उनके लिए तो एक दिन में राजा बनाना होता था, एक दिन में उनको सत्ता से पलट देना होता था। सोचो, वही मीर जाफ़र जिसको उन्होंने राजा बनाया, बाद में उसी मीर जाफ़र को कितनी गिलानी हो रही होगी कि उसने अपने नवाब के साथ कितना गलत किया। क्लियर? तो इसीलिए वही था ना, मीर जाफ़र
गलत समझ कैलकुलेशन कर बैठा कि वो अंग्रेज जो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, लेकिन एक दिन वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, ये भी ख्याल रखना चाहिए। भारत के बाहर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात प्लासी विजय का क्या प्रभाव पड़ा, मैंने आप ऑलरेडी बता दिया कि पूर्वी समस्या में विशेष भूमिका निभाई। मॉरिशस और आसा अंतरिप मैंने दिखा भी दिया। मिस्र को संरक्षण लेना पड़ा और अमेरिका के छिन जाने पर प्लासी ने एक सांत्वना दी। वास्तव में अमेरिका कब छिना था आपको पता है, 1786 के बाद, लेकिन वास्तव में ये लोग अभी से जीत गए थे, तो आगे के लिए काफ़ी अच्छी भूमिका बन गई। फिर देखो मैंने इसमें क्या लिखा है, इस टॉपिक को पुनः गहनतापूर्वक हम अब प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, विगत वर्षों वाले साथ ही मौलिक प्रश्नों का संयोजन कर पार्ट 8 में। यानी कि अगला जो हमारा पार्ट आएगा 7, उसमें हम बक्सर को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद पार्ट 8 में प्लासी से संबद्ध सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उनका फ्रेम ऑलरेडी हम आपको पहले PDF के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। जब जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा, आपको ये भी समझ में आया होगा प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, हुआ क्यों, इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए, इसका षड्यंत्र था या विश्वासघात था, क्या था, अगर ये ना हुआ होता षड्यंत्र तो इसका परिणाम क्या होता। ये सारी घटनाएं आप पूरी तरीके से समझ गए। क्लियर? आप ये भी समझ गए कि आखिरकार घसीटी बेगम का क्या रोल था, शौकत जंग का क्या रोल था, जगत सेठ का क्या रोल था, अमीचंद का क्या रोल था, किस तरीके से सेनापति, अधिकारी और व्यापारियों के ट्राइएंगल ने नवाब को या सिराज को पूरी तरह से पराजित कर दिया। क्लियर? तो इतनी सारी घटनाएं जब आप समझ गए तो आपका ये टॉपिक पूर्णतया तो कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्णतया कंप्लीट होगा जब हम इससे संबंधित सभी प्रश्नों को डिटेल से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रश्नों पे ही वास्तव में टॉपिक टिका होता है। या तो आपको कोई प्रश्न पढ़ा दे तो टॉपिक कंप्लीट, या तो पहले टॉपिक पढ़ा दे फिर प्रश्न पढ़ा दे तो टॉपिक और अच्छे से कंप्लीट। क्लियर? तो अभी आपका 98% ये कंप्लीट हुआ है, 2% जो शेष है वो आपका पार्ट 8 में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि के साथ साथ उसकी विजय और उसके निर्णय और उसके परिणाम के साथ। क्लियर? तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।